नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में UPPCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लोग लेके आए हैं UPPCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट संख्या 3, जो कि दृष्टि IAS संस्थान का है। इसके साथ ही आगे के पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं UPPCS के मॉडल टेस्ट नंबर 3 को। ठीक है, तो देखते हैं क्या है मॉडल टेस्ट संख्या 3। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल की शुरुआत की है? क्लीन स्काई फॉर टुमारो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यदि हम इसकी बात करें, ये जो है वो SAF के अंतर्गत किया गया है, यानी सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या है? फ्यूल, यानी जो आपका एयरक्राफ्ट का ईंधन है विमान, वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर, यानी विमानन ईंधन को इको फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट के अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो बात की है वो की है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? सितवे बंदरगाह, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है ईरान। तो इस बंदरगाह का जो उद्घाटन किया गया है वो किसने किया है मित्रों? ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये उद्घाटन मित्रों हुआ है म्यांमार में। ठीक है, भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से इसको बनाया है और सितवे पत्तन का लोकार्पण किया गया है और ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए म्यांमार में बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अजरबैजान। तो खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध यदि हम बात करें तो वो किस देश से है? तो मित्रों, ये जो मिसाइल है ये ईरान के द्वारा बनाई गई है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तरल ईंधन वाली ये मिसाइल है और ये चौथी पीढ़ी की मिसाइल के तौर पर बनाई गई थी और खुर्रम जो शहर है के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है, जो 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध का एक युद्ध स्थल के तौर पे बना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? इसे देखते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुद्र शक्ति 1 भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या? नीचे दिए गए कूट को देखकर सही उत्तर। तो समुद्र शक्ति भारत और मालदीव के बीच हुआ युद्ध अभ्यास है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए युद्ध अभ्यास का नाम है, इंडोनेशिया के बीच हुए युद्ध अभ्यास का नाम है। और अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है। तो अल मोहम्मद अल हिंदी ये आपकी रॉयल सऊदी यानी सऊदी अरब और भारतीय नौसेना के बीच हुआ युद्ध अभ्यास है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ये बात गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? उसे देखते हैं। गेको मिजो रेमेंसिस एक नई प्रजाति जो भारतीय म्यांमार सीमा पर पाई गई है, वह है चमगादड़ की, मेंढक की, छिपकली की या मकड़ी की। तो ये जो भारत म्यांमार सीमा पर जो प्रजाति पाई गई है, ये किसकी प्रजाति है मित्रों? तो ये प्रजाति है छिपकली की। किसकी प्रजाति है? छिपकली की। और ये मित्रों अगर हम इस पे बात करें तो ये एक ऐसी छिपकली है जो उड़ने वाली छिपकली है। कैसी है? फ्लाइंग छिपकली है। और इसकी मिजोरम में यानी भारतीय सीमा और मिजोरम सीमा पर लगभग 13 प्रजातियां पाई गई हैं। कितनी? 13 प्रजातियां पाई गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? चुकची प्रायद्वीप पर, युकाटान प्रायद्वीप पर, बहामास प्रायद्वीप पर या मेडागास्कर में? तो यदि हम बात करें तो ब्लू होल एक जल के अंदर का गहरा सिंकोल होता है जिसे ब्लू होल का नाम दिया जाता है और इनके रंग इंडिगो रंग के केंद्र में हल्के नीले रंग की परिधि के कारण ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हिमयुग में हुआ होगा। और वैज्ञानिकों ने इसे जो खोजा है, इसे खोजा है युकाटन प्रायद्वीप पर। ब्लू होल समझे यानी समुद्र के गहरे पानी में हल्के नीले रंग का एक होल टाइप का है और ये जो है ये कहा जाता है ये आपका कब बना होगा? ये आपका हिमयुग के टाइम पर बना होगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? पायनियर 11, वॉयेजर 1, 2 के से निम्नलिखित में किस ग्रह के संबंधित मिशन हैं? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। तो मित्रों ये जो सारे के सारे मिशन हैं ये किस ग्रह के संबंधित हैं? ये आपके शनि के संबंधित हैं। किससे संबंधित है मित्रों? शनि के। ये गलत मार्क हो गया यहाँ पर, ये कहाँ पर है? इसका शनि से सारे संबंधित हैं मिशन ये। ठीक है, नासा ने 1979 में पायनियर लॉन्च किया था, 1990 के करीब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च किया। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1979, ये 1980 और 1981। ठीक है, और कैसिनी के बारे में बात करें तो ये 2017 में अभी हाल ही में नासा द्वारा, किसके द्वारा? ये नासा द्वारा भेजे गए मिशन हैं। किसके द्वारा मित्रों? नासा द्वारा, यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजे गए मिशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालयों का संघ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके लिए खोजा गया है? ये रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा खोजा गया है और ये जो लॉन्च किया गया है वैश्विक उन्मूलन के लिए किया गया है। रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया 2023 तक वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति औद्योगिक के उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए ये किया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह राजस्थान में आयोजित KIUG का तीसरा संस्करण था। KIUG के इस संस्करण का शुभंकर जीतू था जो 12 सिंगा स्वेप डियर का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है खेलो इंडिया में से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर यदि हम बात करें खेलो इंडिया 2023 ये राजस्थान में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए थे। कहाँ हुए थे मित्रों? ये उत्तर प्रदेश में 25 मई से 3 जून के बीच खेले गए थे। यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे स्टेटमेंट में इसका शुभंकर जीतू था जो 12 सिंगा स्वेप डियर का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? इसे देखते हैं। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT बंगलौर, IISc बंगलौर और IIT दिल्ली। तो ये बनाया जाएगा जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित IIT मद्रास में। कब बनना? IIT मद्रास में इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मालदीव, रूस, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का एक समझौता है। ठीक है, और जिसमें दोनों देशों के बीच छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का उद्देश्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फ्यूल सेल्स के संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
मई 2023 में भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गोवा और केरल, गोवा और उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए भारत के किन जो राज्यों को में MOU हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो हुआ है गोवा और उत्तराखंड के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM नायक को, आजिम प्रेमजी को, साइरस S पूनावाला को या रतन टाटा को? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित जिस व्यक्ति को किया गया है वो हैं आपके रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा का प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है? A उत्तर प्रदेश, B तेलंगाना, C तमिलनाडु और D मध्य प्रदेश। तो ये सम्मान जो दिया गया है वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, शीर्ष है। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड रनअप कौन था? उड़ीसा है। कौन है दूसरे नंबर पर? उड़ीसा है सेकेंड पर। और यदि हम बात यहीं पे कर लें, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, ठीक है, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और बिहार, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और बिहार को पुरस्कार दिया गया है। और यदि हम यहीं पर बात करें, चंडीगढ़ नगर निगम को स्थानीय सुशासन के तौर पर पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और के सहयोग का कार्यक्रम था? रूस, फ्रांस, जापान या यूनाइटेड किंगडम? तो मेगा ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। और मेगा ट्रॉपिक्स जो था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम के संबंधी जानकारी से संबंधित था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी चैटबॉट है? गीगा चैट, लेक्सी, जुगलबंदी या बॉर्ड? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है आपका जुगलबंदी। कौन सा है? जुगलबंदी। भारत का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुभाषी चैटबॉट जो है वो आपका क्या है? जुगलबंदी। सेमबैक, रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान समबैक ने लॉन्च किया है चैटबॉट और गीगा चैट किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैटबॉट का ई-कॉमर्स संस्थापकों के लिए किया गया है। ठीक है। तो गूगल का चैटबॉट सेवा, गूगल की AI आधारित चैटबॉट सेवा है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? तुर्की, यूक्रेन, नेपाल और म्यांमार। तो ये जो ऑपरेशन किया गया है वो किया गया है करुणा, वो भारत सरकार ने म्यांमार में आए चक्रवात की मदद के लिए किया था। ठीक है। तुर्की के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। नेपाल में यदि हम बात करें तो ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। ठीक है मित्रों। लेकिन इसका जो है ऑपरेशन करुणा वो म्यांमार में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, उसे समझते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है। इसमें महिलाओं को उनकी बचत का 7.5% ब्याज दिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो सम्मान दिया गया था, योजना कार्यकाल 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है। और इसमें जो योजना का कार्यकाल 1 वर्ष
2023 से मार्च 2023 तक 2 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है ये? 2 वर्षों के लिए है। 2025 तक ये रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद शेष राशि 80% निकाला जा सकता है। तो यदि हम बात करें खाता खोलने के बाद शेष राशि का 40% तक आप निकाल सकते हैं। ये बात बिल्कुल भी गलत है, यहाँ 80 नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाला क्रिकेटर है? बाबर आजम, विराट कोहली, डेविड वार्नर या जॉन टी रूट्स? तो सबसे तेज एक है 5000 रन करने वाला जो क्रिकेटर है वो है बाबर आजम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 161, यानी 161वां। यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि 161 जो ये सूचकांक है कितने देशों में है? 180 देशों में ही है ये भारत का 160। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, ओके, निर्मला सीतारमन, द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद। तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार सम्मान दिया गया है, वो दिया गया हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? निम्नलिखित में से किसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी यानी 47 से 77 तक पुस्तक लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऑप्शन ए डॉक्टर विजय दर्डा, ऑप्शन बी A.K. भट्टाचार्य, सी आदित्य भूषण, डी शशि शेखर वेम्पति। तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है A.K. भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण दिवस 5 जून बिल्कुल सही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये भी बिल्कुल सही है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून ये भी सही है। हाइड्रोग्राफी 21 जून को ही होता है। ठीक है, विश्व औषधि दिवस, अगर हम यहाँ पे औषधि दिवस देखें तो ये 24 जून को नहीं होता है विश्व औषधि दिवस। विश्व औषधि दिवस 24 जून को नहीं होता, यही गलत है और यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा ये जो विश्व औषधि दिवस होता है मित्रों, ये होता है 9 अगस्त को। कब होता है? 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजियस पीपल डे होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है? आर्टेमिस समझौते से, तो अगर हम आर्टेमिस समझौता समझें तो अमेरिकी विदेश विभाग और नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस यानी नासा द्वारा एक 7 अन्य संस्थापक सदस्य हैं इसके, और इसमें कौन सदस्य नहीं है? इसमें अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस में इसका सदस्य जो है वो रूस नहीं है। कौन नहीं है? रूस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूनाइटेड किंगडम 2020 में इसके सदस्य बन गए हैं। भारत गैर बाध्यकारी 27वां सदस्य बना है। ठीक है, यह है वर्ष 1967 में बनाई गई थी ऑर्ट्रिम्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बना? 200 मैच खेलने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन म्बाप्पे और नेमार जूनियर। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पुरुष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ठीक है, ब्राज़ील, पुर्तगाल के कप्तान हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव किया गया था? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो ये पहला जनजातीय
खेल महोत्सव जो शुरू किया गया था वो उड़ीसा में हुआ था और इसमें 26 राज्यों ने के 5000 आदिवासी एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27? लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है। विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं, आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1, 2, न 1 न 2, दोनों 1 और 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह एक रिचार्जेबल बैटरी है, ये बात बिल्कुल सही है। विसर्जन के दौरान लिथियम के जो अवयव होते हैं वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक की तरफ जाते हैं, न कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? इसे समझते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सूचकांक प्रथम स्थान पर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो वो है हमारा डेनमार्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जून 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई दृष्टि, प्राप्ति, रीस्टार्ट इंडिया, चैंपियन 2.0। तो यहाँ पर कौन सा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये है चैंपियंस 2.0। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, ई दृष्टि जो है वो रेलवे सूचना प्रणाली CRIS के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें प्राप्ति के बारे में, ये CRIS रेलवे के द्वारा सूचना प्रणाली के द्वारा है। ई दृष्टि के बारे में हो गया ये। अगर हम बात करते हैं प्राप्ति के बारे में, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, विद्युत मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये विद्युत मंत्रालय ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही था, तो इसका क्या आंसर था? इसका मित्रों आंसर जो था, इसका आंसर था जून लघु और MSME चैंपियंस 2.0। क्या था मित्रों? चैंपियंस 2.0 था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30? मैनपा हस्ता निर्मित कागज किस राज्य की पारंपरिक कला है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये कला है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खीर भवानी मेला कौन सा मेला मित्रों? खीर भवानी मेला निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी चंडीगढ़, सी जम्मू कश्मीर और डी आपका त्रिपुरा। तो हिमाचल, ये जो मेला है मित्रों ये किससे संबंधित है? ये खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। प्रतिवर्ष मंदिर के में एक मेला ये लगाया जाता है और मेला खीर भवानी के नाम से जाने जाने वाला प्रमुख त्यौहार वार्षिक अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीर के हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। पूर्णतः ई राज्य जो बना, इलेक्ट्रॉनिक राज्य, वो आपका केरल बना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश, सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? तो पहला देश अगर हम बात करें भारत, मैक्सिको, कनाडा और भूटान, तो वो देश है कनाडा। पहला देश है जिसने 1 अगस्त 2023 से इसे कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, ठीक, कनाडा ने एक लक्ष्य भी रखा है मित्रों, 2035 तक 5% से कम करना है कनाडा को तंबाकू सेवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कखोवकास बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। यह दक्षिणी यूक्रेन के नीपर नदी का प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जलाशय है। ठीक है, ठीक है,
दूसरा, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप में ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र को भी पानी की आपूर्ति करता है। तो मित्रों, ये दोनों बातें जो हैं वो यूक्रेन से संबंधित हैं। और यहाँ पर ये देखिए, आंसर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली बात की गई है बिल्कुल सही है। और हाल ही में ये चर्चा में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन पर ब्लास्ट करने के दौरान इस जलाशय को तस्नुराबूद कर दिया था, इस जल विद्युत संयंत्र को रूस ने। इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? एड्स, कैंसर, स्किल एनीमिया और थैलीसीमिया। तो ये जो संबंधित है मित्रों, ये है आपका कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया? डॉक्टर राजेश गोपाल, RN मेहरोत्रा, डॉक्टर HS नेगी, GS रावत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है डॉक्टर राजेश गोपाल संचालन समिति। ठीक है, चीता परियोजना संचालन समिति डॉक्टर राजेश गोपाल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। हेलमंद नदी बहती है तुर्की, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हेलमंद नदी जो है दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में बहती है और 1150 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ईरान और इराक अफगानिस्तान बॉर्डर पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मियोन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तंजानिया, सिसिली, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो मियोन ज्वालामुखी जो है वो निम्नलिखित में से फिलीपींस देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस देश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर सॉरी। क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपस में। सूची 1 और सूची 2 चक्रवाती तूफान है, बिपरजॉय, यास, गुलाब, आसानी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा तूफान कहाँ पे आया था। तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से किन किन देशों में कौन कौन से तूफान आए हैं? तो मित्रों, बिपरजॉय जो तूफान है वो आपका बांग्लादेश में था। यास के बारे में बात करें तो ये आपका ओमान में था। ठीक है, गुलाब के बारे में बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में था। और आसानी के बारे में बात करें तो आपका श्रीलंका में था। तो यहाँ पर जरा देखो, बिपरजॉय यानी ए का जो होगा 3, ठीक है, बी का यदि हम बात करें तो बी का होगा 2, ओके, सी का होगा 1 और डी का होगा 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, उसे देखते हैं। ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी परीक्षण कवच, अंगरक्षी सुरक्षा और साधना। तो ये क्या शुरू किया गया है? कंप्यूटर, ये शुरू किया है कवच। ठीक है, क्या शुरू किया है? भारतीय रेल ने कवच शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग कंप्यूटर पीढ़ी प्रायुक्त प्रौद्योगिकी सही सुमेलित है? प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं इन पीढ़ियों को और समझते हैं। प्रथम पीढ़ी जो थी वो कंप्यूटर बेस्ड थी। ठीक है, तो ये 1940 और 56 के बीच थी। कब थी? 40-56, और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। बिल्कुल सही है। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो मित्रों, द्वितीय पीढ़ी 56 से 63 थी। कितनी थी? 56 से 63। और ये जो थी ये कंप्यूटर वर्ष के तौर पे जानी जाती है। कंप्यूटर आ गए थे यहाँ पर सेकेंड पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो तृतीय पीढ़ी जो थी 64 से 71 थी। कब थी? 64 से 71 तक। और इसमें जो वर्ष था इसमें के ट्रांजिस्टर का उपयोग एकीकृत परपथ के उपयोग द्वारा कंप्यूटरों कुशल विश्वसनीय IBM 360 सीरीज़ वगैरह आ गए थे। तो एकीकृत सर्किट यहाँ पर नहीं था। चतुर्थ पीढ़ी के बारे में बात करें, एकीकृत सर्किट ये गलत है, तृतीय पीढ़ी सही है मित्रों। ठीक है, उसके बाद चौथी पीढ़ी 71 से आपकी आई कब तक? 80 तक। और यहाँ पर
ये 5वीं पीढ़ी का होगा। वैक्यूम ट्यूब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये 5वीं पीढ़ी का है जो 80 के बाद आई है। किसके बाद आई है? 80 के बाद। ठीक है, ठीक है। तो तृतीय ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42? मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है। रैनसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है। यदि फिरौती को भुगतान किया जाता है तो रैनसमवेयर पीड़ितों को एक डिक्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन, कौन सा कूट सही है, तो मित्रों यहाँ पर केवल दोनों कूट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSP SLV के संदर्भ में GSLV MK3 इसरो के द्वारा बनाया गया एक हेवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 1 उपग्रह के विमोचित करने के लिए चुना गया था। वाहन में क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर, 2 ठोस स्ट्रैप ऑन हैं। नीचे दिए गए उपयोग करके बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो तीसरा पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिकस संबंधित है। ये ऑप्शन ए राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन नासा, जापान एरोस्पेस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये अवलोकन कार्यक्रम आपका ऐसा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, बिग बॉम्ब थ्योरी जिसमें बेस्ड है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया? ए रूस, बी जापान, सी इजराइल और डी चीन। तो ये जो है इसका किया है किसने अपना? ये लॉन्च किया है आपका किसने? ये लॉन्च किया है आपका चीन ने। कौन सा? चीन ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन मानव रहित हवाई वाहन UAVs संरक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया लक्ष्य निशांत पंक्षी इंपीरियल ईगल? तो ये किया गया है किसके? DRDO द्वारा मानव रहित इंपीरियल ईगल। कौन सा है मित्रों? इंपीरियल ईगल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सॉरी, ये जो ऑप्शन बनेगा ये सारे के सारे किए उपयोग करके सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचार बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? INS खंडेरी, INS अरिहंत, INS विराट, INS किल्टन। तो ये जो है आपकी ये है INS अरिहंत। कौन सी है मित्रों? INS अरिहंत। ठीक है, स्वदेशी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मिलीमीटर तरंग, बीम फार्मिंग, वाईफाई, छोटी कोशिकाएं। तो ये को नहीं करता है 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व, वो है आपका वाईफाई। ठीक है, कौन सा नहीं करता? वाईफाई नहीं करता है 5G तकनीक का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल नहीं है? दही, नींबू पानी, संतरे का रस और सिरका। तो निम्नलिखित में अगर हम देखेंगे कौन अम्ल नहीं है, तो नींबू पानी आपका अम्ल नहीं है। बाकी के सारे आपके अम्ल हैं, क्योंकि नींबू का पानी का रासायनिक फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो कि एक क्या है? क्षार है। क्या है मित्रों? ये आपका एक क्षार है। नेक्स्ट चलते हैं। लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण कोयला, नाइट्रिक अम्ल, पराबैंगनी या ओजोन। तो लंदन स्मॉग की अगर हम बात करें तो क्या है? कोयला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसू गैस, अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन,
गंधक सल्फर, स्ट्रेंजर गैस या जीनोम, लाफिंग गैस नाइट्रोजन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आंसू गैस में अल्फा क्लोरोएसिट्रोफेनॉन होता है, गंधक में सल्फर होता है, स्ट्रेंजर गैस में जीनोन होता है, और लाफिंग गैस की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आमतौर पर नाइट्रोजन नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी गलत है और यही आपका सही है क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, माचिस कीटनाशक कवकनाशक किस तत्व का प्रयोग करता है? सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्लोरीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कीटनाशक कवक का किस तत्व का प्रयोग होता है? सल्फर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और देखते हैं कौन सा इसमें मिलेगा। अम्ल का नाम बताना है और आपको बताना है। तो एसिटिक अम्ल के बारे में यदि हम बात करें, एसिटिक अम्ल, ठीक है, तो यहाँ पर मिलाने हैं एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और मैमलिक अम्ल। तो मित्रों यहाँ पर टार्टरिक अम्ल को अगर हम मिलाएं तो ये आपका अंगूर में होगा, यानी पहला आपका अंगूर हो जाएगा, किसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिक अम्ल को अगर हम मिलाएं जो कि आपका सिरके में पाया जाता है, यानी तीसरा हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल को अगर हम बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपका पालक और टमाटर में होता है, यानी आपका 2 हो जाएगा। और मैलिक अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका सेब में हो जाएगा, यानी 3, 2, 1, 4। ऑप्शन यहीं पर देख लो, 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक बार फिर से देख लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर हो गया। टार्टरिक अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो अंगूर हो गया। और मैलिक अम्ल के बारे में बात करें तो सेब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7 से कम, 7.35 से 7.45, 8.25, 8.5 से अधिक। तो मानव रक्त का मान जो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में यदि हम बात करें तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन निम्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दोनों बातें क्या है हमारी? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो एल्केन्स, फिनॉल, एथिलीन, फ्लोरीन। तो निम्नलिखित में से एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका प्रयोग पेंट के लिए ब्लैक के रूप में किया जाता है? वुड स्पिरिट, ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, बेंजोइक एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या ग्लिसरॉल। तो ये होता है आपका मिथाइल एल्कोहल। कौन होता है? मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पॉलीथीन में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। पिसी रबड़ क्लोरोप्रीन और पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होती है। नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, जबकि ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन डी है। नियोप्रीन जो है वो पॉलीक्लोरोपिन या पीसी रबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसी रबर, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। बुलेट प्रूफ सामग्री से सामग्री बनाई जाती है। केवलर, लेक्सन, टेफ्लॉन। नीचे दिए गए उत्तरों का चयन बताइए। तो बुलेट प्रूफ के बारे में यदि हम बात करें तो बुलेट प्रूफ में केवलर होता है, लेक्सन होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन नहीं होता है। ठीक है,
टेफ्लॉन C2F4 सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है जिसका पेन और कुकवेयर जैसे नॉन स्टिक कोटिंग बनाया जाता है, यानी नॉन स्टिक का सामान जो होता है वो इससे बनाया जाता है, ठीक है, कुकवुड वेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रोटालोइन TNT का उपयोग होता है स्नेहक, विस्फोटक, अपमार्जक और एनेस्थेटिक के रूप में। तो TNT का उपयोग होता है विस्फोटक के रूप में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निर्मित है प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और बेंजीन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो LPG जो पेट्रोलियम गैस है वो किसका मिश्रण होती है? LPG पेट्रोलियम गैस तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम मेटाबॉक्साफाइड, सोडियम बेंजोएट एस्कॉर्बिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो इनमें से सब खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग होते हैं सिवाय एक के, और वो है आपका फार्मिक अम्ल। ये खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। प्रशांतक का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, कीटनाशक के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में। तो प्रशांतक के अगर हम बारे में बात करें तो ये चिंता कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रशांतक, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर इसके उपयोग उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो ये हैं आपके रिसरेपाइन, ठीक है, बॉर्बियूट्रिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 उत्पाद चीनी के प्रकार अंगूर, फ्रैक्टोज, शहद, दूध, सुक्रोज, टेबल शुगर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा इसमें? तो मित्रों इन्हें मिलाना है हमें। अंगूर में क्या होता है, शहद में क्या होता है, दूध में क्या होता है, टेबल शुगर में क्या होता है। तो अंगूर में अगर हम बात करें मीठा होता है तो ग्लूकोज होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अंगूर से ज़्यादा मीठा शहद होता है, अंगूर से ज़्यादा मीठा शहद होगा तो सबसे मीठा फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। और दूध उससे कम होता है तो उसमें लैक्टोज हो जाएगा, टेबल शुगर में सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, जो चीनी होती है। तो अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम मिलाएं तो जरा मित्रों क्या मिलेगा? 2143, 2143 ऑप्शन देखते हैं। 21 तो इधर हो गया होगा। दूध लैक्टोज सी का 4 है और टेबल शुगर का 3 है, 43 है, 2143। तो 2143 होगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए होता है? वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रेसिनेट, सोडियम सल्फेट। तो कास्टिक सोडा का निर्माण, अगला क्वेश्चन है हमारा 66। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रेसिनेट और सोडियम सल्फेट। तो कच्चे के रूप में जिसका नहीं होता है वो है सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, वोल्ट, हर्ट्ज और कूलाम। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है मित्रों वो है आपका वाट। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तीव्रता का, गति का, समय का। तो प्रकाश वर्ष है मात्रक मित्रों दूरी का, किसका है? दूरी का। समय मत मार देना कि समय लग रहा है, प्रकाश वर्ष है। ओडोमीटर एक उपकरण है। क्या है ओडोमीटर? जरा देखते हैं। 1 मीटर एक पहिया वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। तरल पदार्थ या गैसों के दाब को मापता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है। तो ओडोमीटर मापता है एक पहिया वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। अवतल दर्पण का प्रयोग मुख्यतः सामान्यतः किया जाता है टॉर्च, वाहनों, अग्रदीप, हेडलाइट, सर्च लाइट। नीचे दिए गए कूट के बारे में बात करिए।
तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? अवतल दर्पण क्या करता है, आपके जो चित्र है उसको बड़ा कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? बड़ा कर देता है लाइट को, यानी एक तरह से लाइट को क्या कर देता है? फैला देता है मित्रों। तो जब फैला देगा तो आपको सर्च लाइट में भी वो दिखेगा, वो टॉर्च में भी दिखेगा और वाहनों की भी हेडलाइट में दिखेगा। साइड मिरर में नहीं है, वाहनों की हेडलाइट में, यानी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71, उसे समझते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों को समझिए। कभी कथन, इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव को बचाने के लिए किया जाता है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है, आर दोनों सही हैं, ए व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। जैसे ही बिजली इमारत पर पड़ती है तो उस सरिये से या उस लोहे की छड़ से वो सीधा करंट पृथ्वी में अंदर चला जाता है और धरती हमारी माता है वो सारा करंट ग्रहण कर लेती है और हमारी बिल्डिंग बच जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72, उसे समझते हैं। प्रकाश वर्ष परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 73, अभिकथन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ओके, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ट्रैफिक में लाल सिग्नल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है तो वो दूर से दिख जाता है। यहाँ पे कम का कोई सरोकार नहीं है, ये गलत ये सही, यानी ये सही और गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74, नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित की ध्वनि के स्रोत हैं और औसत तीव्रता है। तो सामान्य सांस, औसत कारखाना, सामान्य बातचीत और व्यस्त कारखाना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सामान्य सांस की, सामान्य सांस की अगर हम बात करें तो सामान्य श्वास जो होती है वो 10 डेसिबल की होती है। कितने की होती है? 10 डेसिबल की, सही है। औसत कारखाने की अगर हम बात करें, औसत कारखाना, ठीक है, तो औसत कारखाना जो होगा वो 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करेगा, यानी जी। सामान्य बातचीत की अगर हम बात करें तो सामान्य बातचीत 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। व्यस्त यातायात के बारे में यदि हम बात करें तो वो 70 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, धीमी फुसफुसाहट के बारे में बात करें, यहाँ पे धीमी भी बात कर लें तो धीमी फुसफुसाहट हमारी 30 डेसिबल की बात आवाज़ करती है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सही नहीं है? जब जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। नीचे दिए गए उपयोग बताइए। 1 और 2, दोनों, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पहला गलत जबकि दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा अलग और जमने की ऊष्मा अलग। यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें माइक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह या तो अनुप्रस्थ तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें हो सकती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है? गामा, रेडियो, माइक्रोवेव और एक्सरे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा तो ये होगा आपका गामा किरणें, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79।
निम्नलिखित में से कौन सा इसका उपयोग अति चालक के रूप की सामग्री के रूप में नहीं होता है? पारा, कैडमियम, टंगस्टन और कार्बन। तो इसका नहीं होता है, बाकी सबका होता है, यानी ये आपका आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? इसे समझते हैं क्या है? विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज वाले परपथ में माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फ्यूज प्रयुक्त तारों गलनांक उच्च होता है, नहीं, गलनांक निम्न होता है, क्योंकि जब यदि प्रेशर बढ़ेगा या ताप बढ़ेगा या उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो उसके कारण वो आसानी से क्या हो जाएं? गल जाएं, इसलिए कम गलनांक का होता है। दूसरा सही है, पहला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जरा इसे देखें। रेफ्रिजरेटर, चुंबकीय कंपास, मोबाइल फोन, भारतीय वजन उठाने वाली क्रेन है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकों का उपयोग भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? एल्युमिनियम, लोहा, टंगस्टन और तांबा। तो इसमें अगर हम कुचालक की बात करें तो टंगस्टन ऊष्मा का कुचालक है, बाकी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है कुकुरमुत्ता, जीवाणु, प्रोटोजोआ और वायरस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दही जमने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84? बल मापने में मानक इकाई क्या है? मीटर, जूल, न्यूटन और न्यूटन मीटर। तो बल मापने की इकाई न्यूटन होगी, मीटर आपकी लंबाई मापने की इकाई है, जूल आपकी ऊर्जा मापने की इकाई है और न्यूटन मीटर आपकी क्या मापने की इकाई है? संवेग, मोमेंटम मापने की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है क्वेश्चन 85? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में पिंड की गतिज ऊर्जा होती है? विश्राम अवस्था में, जब एक मंच पर रखा जाता है, गति में या शून्य गुरुत्वाकर्षण में। तो जैसा कि गतिज ऊर्जा के बारे में बात की गई है, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो किस में होगी? जब पिंड में मोशन होगा, गति होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहे हैं 86 में? निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? प्राप्त सिग्नल का संचालन, सिग्नलों का विद्युत के रूप में परिवर्तित करता है, सिग्नलों से शोर कम करता है, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है? पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। नीचे दिए गए उपयोग करके बताइए। 1 और 2, 1 2 4, 2 और 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से उपयोग ये चारों के चारों आपके पशुपालन से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है। बैसिलिस सुब्टिसिस, कीटाणु वेथेरेंसिस, बैसिलिस थर्मोफिलस, बैसिलिस थ्रुंजिनिसिस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा जीवाणु द्वारा? तो ये है आपका बैसिलिस थ्रुंजिनिसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है? कृषि की दृष्टि से उपयोग महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम पृथक किया जाता है ई जीन से, एफ जीन से, टी डीएनए से या निफ जीन से। तो ये अलग किया जाता है नाइट्रोजन जीन से, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। टमाटर को पकने में देरी का कारण उत्परिवर्तन, एंटेंसिस पीजी, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन या विषाक्त जीन। तो टमाटर के देर से पकने का जो कारण होता है मित्रों, वो होता है एंटीसेंस पीजी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है क्वेश्चन 91? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है? पहला, सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। बी, सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं। सी, रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीव अपने चयापचय के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये तीनों बिल्कुल सही हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
2 पर क्या कह रहा है 92, प्रतिबिंब एंजाइम हैं लिंगेज, रिस्टिकेंड, वेक्टर और आणविक कैंची। तो प्रतिबिंब एंजाइम के बारे में यदि हम बात करें तो वो है आपका आणविक कैंची। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 93, उसे समझते हैं। क्या है 93 भाई? निम्नलिखित पर प्रौद्योगिकी का उपकरण है प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, सक्षम मेजबान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये डीएनए प्रौद्योगिकी से संबंधित ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है क्वेश्चन 94? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। डीएनए का पृथक्कीकरण, प्रतिबिंब एंडियोनोलाइसिस, डीएनए का विखंडन, वांछित डीएनए टुकड़े का पृथक्कीकरण, पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान स्थानांतरित करना। उपयुक्त प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। 1 2 3 1 4, 1 2 4 3, 2 1 2 3 4, 2 1 4 3 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 क्रम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या कह रहा है 95? इसे समझते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करके किया जाता है। पादप कोशिकाओं को विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2, 1 2 3, 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों बातें जो है मित्रों वो बिल्कुल सही होंगी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। बायोगैस में उत्पन्न कुछ जीवाणु किस माध्यम में विकसित होते हैं? काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन और पनीर चीज़। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बायोगैस में उत्पन्न जीवाणु सेल्यूलोज पर विकसित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है क्वेश्चन 97? इसे समझते हैं। प्राणी, जीवित प्राणी जीवों में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक और पादप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनमें कहाँ पर साम्राज्य में कोशिका अनुपस्थित है? प्राणी कोशिका में अनुपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यूकेरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थीं। इनमें से कोई भी नहीं। तो मित्रों यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां अगर हम बात करें लाइसोसोम, तारककाय, राइबोसोम या राजधानी, तो ये हैं आपकी राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 100? इसे समझते हैं। कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 पर। क्या कह रहा है 101? पादप जगत में निम्नलिखित में उपसमूह अनावृत बीज होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन है अनावृत बीज? ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो ये हैं आपके जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। पादपों में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी जड़ों से तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम एक बात तुम्हें यहाँ पे बता दें। जाइलम यानी जा से जड़ और जा से यानी भोजन क्या होगा? पानी जड़ों से जाएगा। फ्लोएम यानी पत्तियाँ, फ्लावर यानी पत्तियों पर जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103।
क्या है? निम्नलिखित में पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों के अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन अम्ल, एथिलीन, जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पर क्या होगा इसके बारे में समझें। तो एब्सिक अम्ल जो है वो रोकने का काम करता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों और कवकों को रोगजनक का उदाहरण कारण बनता है? एफिड संक्रमण, एस्टर येलो, क्लोरोसिस और जंग संक्रमण। तो ये जो है आपका ये बनता है आपका जंग संक्रमण से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है? यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? परासरण, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? ये जिसके बारे में बात की गई है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण और पाचन। तो सबसे पहले क्या होता है उसे समझिए। तो सबसे पहले तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन की तुरंत पाचन क्रिया होना शुरू हो जाती है, फिर उसका हमारी एनर्जी बनाने में काम होता है यानी स्वांगीकरण होता है, और फिर उसका अवशोषण हो जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्या है? मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? समझो। यह यकृत और अग्नाशय के स्राव में प्राप्त करता है। यहीं पर पोषक तत्वों को पचाने में अधिकांश क्रिया होती है। यह अत्यधिक कुंडलित है और लगभग 7.5 मीटर लंबी है। पित्त रस स्रावित करता है और पित्ताशय नामक थैली जमा होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पित्तरस को स्रावित नहीं करता, इसका काम अग्नाशय का काम है, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त और मानव शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? सिराएं, धमनियां, कोशिकाएं और ऊतक। तो हृदय से रक्त जो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती हैं वो काम करने का काम है धमनियों का। किसका काम है? धमनियों का। ठीक है। धमनियों हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाती हैं। ठीक है। और सिराओं तक शरीर के अंगों से रक्त जो गंदा रक्त होता है वो सिराओं द्वारा घर शरीर में हृदय में पहुंचता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमना, प्रतिरक्षा, रक्षा और पोषक तत्वों का अवशोषण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं को कैंसर है? थैलीसीमिया, एनीमिया, उच्च रक्तचाप और ल्यूकेमिया। तो रक्त संबंधी श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा ल्यूकेमिया नामक जो बीमारी है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग तापमान और खारे पानी की इच्छा को नियंत्रित करता है? मध्यम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तो ये सब बातें कौन नियंत्रित करता है? वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या कह रहा है 112 उसे समझते हैं। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का हार्मोन संश्लेषण के सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और जिंक। तो इसके लिए क्या आवश्यक है मित्रों? तो इसके लिए आवश्यक है आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कौन सा? 113। मानव शरीर में किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन सी हंसली और ऑप्शन सी टिबिया। तो कॉलर बोन जो है वो हंसली होती है जो हमारे यहाँ पर मित्रों गर्दन के पास होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। मानव शरीर में रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने का कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कार्टिसोल, एस्ट्रोजन। तो ये जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है। यही जब अनियंत्रित हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हम देखते हैं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा डाइस्केराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और सेल्यूलोज। तो इसमें अगर हम बात करें 1 और 2, 3, 4
तो डाइकोसेकेराइड का उदाहरण कौन है इसमें, अगर हम इसमें बात करें तो ये 2 और 3 हैं, डाइकोज ये नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्या कह रहा है, विटामिन B12 के संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम, कोबाल्ट, फास्फोरस और जिंक। तो B12 के संश्लेषण के लिए हमें कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्या कह रहा है मित्रों, विडाल परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है डेंगू का, यक्ष्मा का, कैंसर का और आंत ज्वर का। तो विडाल परीक्षण जो होता है वो किया जाता है आंतकों के ज्वर का, किसका, आंतों के ज्वर का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यानी कुल मिला के ये जो परीक्षण है आप ये समझिए ये आपके टाइफाइड के परीक्षण के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक सुमेलित नहीं है, सिफिलिस, ट्रेपोनोमा, इन्फ्लुएंजा, आर्थोमाइनस, चिकन पॉक्स, वायरोला वायरस और एड्स, ह्यूमोडिम्यूनो वायरस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चिकन पॉक्स जो हैं वो वेरियोला वायरस से संबंधित जो बताई गई है वो गलत है। ये जो है वो वेरिसेला वायरस है। कौन सी वायरस है, वेरिसेला वायरस, और बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ये सारे सही हैं, यही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। वात स्फीति एक विकार है, तंत्र का श्वसन, उत्सर्जन और संचरण। वात स्फीति एम्फोसिमा एक विकार है जो कि होता है किसमें, वो होता है श्वसन तंत्र के कारण। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, टोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, पाइनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल और अग्नाशय। तो ये जो है आपका ये किसके द्वारा स्रावित है, ये मित्रों स्रावित होता है पाइनियल ग्रंथि से। नेक्स्ट चलते हैं 121। जब किसी पुरुष के बड़े हुए स्तन शरीर को पर कम बाल, मानसिक मांद्यता और जनन अक्षमता की स्थिति होती है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या सिस्टमिक फाइब्रोसिस होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। एस्परगिलस टाइगर एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में या बिट्रिक अम्ल के उत्पादन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। तो यहाँ पर है आपका सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। लाइकेन सहजीवी संबंध है ईस्ट और प्रोटोजोआ के बीच, प्रोटोजोआ और शैवाल के बीच, कवक और जीवाणु के बीच, कवक और शैवाल के बीच। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो ये लाइकेन और सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है। क्लेनकाइमा स्थूल कोण ऊतकों को मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। पैराइनकाइमा मृदूतक ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जो यांत्रिक ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए उत्तर में बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्थूल कोण संबंधी ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही है, जबकि प्राइनकोमा ऊतक मृतक ऊतक से बने होते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। क्या है 125। विटामिन में से कौन सा रासायनिक नाम सही नहीं है, B3, B6, D और K। तो जरा इसमें देखते हैं कौन सा नाम सही नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन B3 जिसको बोला जाता है B3 को नियासिन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट विटामिन B6 को बोला जाता है पायरोडॉक्सिन, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी टोकोफोरॉल इसमें दिया गया है, जबकि विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल। तो यानी कौन सा सही नहीं है आप समझ गए होंगे, यही सही नहीं है, फ्लोरोक्विनोन सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल है, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोम और सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है तो यहाँ पर प्रमुख स्थल है अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। पादप संघ का उभयचर है ट्रेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। तो ये जो है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है 128। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूरेसिल आरएनए मौजूदा क्षारों में से एक है। डीएनए का आधार युग्मन एडेनिन, थाइमिन, एटी तथा ग्वेनिन, साइटोसिन, जीसी होते हैं। कोरोना वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। डीएनए में आरएनए की तुलना में
न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम बात करें डीएनए आरएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला, यही बात क्या है, सही नहीं है, और बाकी ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्या कह रहा है, रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस होता है, सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का सह उत्पाद उप उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही नहीं है, केवल एक और दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कूट क्या है हमारे, सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या कह रहा है 130, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु वायरस का कारण नहीं होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है, खुरपका मुंहपका वायरस के कारण होता है, तपेदिक जो है वो कवक के कारण बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी ये आपका जो है वही गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया कारण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या कह रहा है 131, निम्नलिखित में कौन सी मक्खियों द्वारा फैलता है कालाजार, डेंगू, मलेरिया, निद्रा रोग। तो सिलिसिली नामक जो निद्रा रोग है वो मक्खियों द्वारा फैलता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। माँ के दूध में किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, IgD, IgA, IgE, IgM। तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgE टाइप की। निम्नलिखित में से कुछ सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, A, K, B और E। तो वसा में कौन सा विटामिन नहीं घुलता है, तो मित्रों वसा में केवल 2 विटामिन नहीं घुलते हैं, एक आपका विटामिन सी नहीं घुलता है और एक आपका विटामिन बी नहीं घुलता है। ठीक है, विटामिन और सी, दो, और ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सी सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी की सुरक्षा के प्रदान नहीं करती है। टिटनेस, रोटावायरस, खसरा और कंठमाला। तो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन यानी ये जो बीमारी है ये आपको टिटनेस के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, बाकी रोटावायरस, कंठमाला और खसरे के लिए करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल नहीं है। आम, ब्लूबेरी, कीवी और स्ट्रॉबेरी। कौन सा इसमें वास्तविक फल नहीं है, तो इसमें वास्तविक फल जो नहीं है वो कौन है, स्ट्रॉबेरी हमारा वास्तविक फल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है। जीवा, द्रव्यांतुक, सिलिया, प्लाइसिड्स और कोशिका भित्ति। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन सा नहीं होता है तो वो है आपका सीलिया, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए निसर्गुरना तकनीक विकसित की गई है। इसरो, बार्क, नासा और DRDO द्वारा। तो निसर्गुरना जो तकनीक विकसित की गई है वो की गई है बार्क के द्वारा, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जिस परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण करता है क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। क्या है, 2 स्टेटमेंट हैं और उनके बारे में बताना है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके BONDI नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है। दूसरा है, वेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बॉन्ड जो 1 है ये IMF के द्वारा नहीं किया गया है ब्लॉकचेन, ठीक है, डिजिटल जानकारी के लिए है। और ये जो बॉन्ड जारी किया है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है। पहली बात तो ये समझ लो, ये गलत हो जाएगा जबकि ये सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्या कह रहा है 140, उसे समझते हैं। ग्लोनोस किस देश का वैश्विक नेविगेशन उपग्रह है। तो ये है रूस, जापान, अमेरिका, चीन। ठीक है, तो जरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 140 क्या कह रहा है, कौन ने ग्लोनोस
ऑप्शन ए जापान, रूस, अमेरिका और चीन। तो ग्लोनोस जो है आप नाम से ही जान जाएं, जिसमें नॉस हो यानी वो रूस है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। भारत का नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था 7 में, 8 में, 12 में, 4 में। तो भारत का नैनो विज्ञान मिशन जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2007 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्या कह रहा है 142, उसे समझते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल रोबोटिक्स ऑटोमेशन एक्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक्रा IICRA 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन था। ओके, स्टार्टअप आयुष्मान वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आयकरा ने टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो संगठन बना था 2018 में नहीं 2014 में बना था, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्या कह रहा है 143, उसे समझते हैं। निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और ये अत्यधिक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 143 में अगर हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 144। नेक्स्ट चलते हैं, एक कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स में निर्माण में किया गया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, कैडिला फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड द्वारा, पैनिसिया बायोटेक लिमिटेड द्वारा। कोवावैक्स वैक्सीन जो लॉन्च बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, इसके बारे में यदि हम बात करें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है 145? अरोरा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाशीय घटनाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप घटित होती हैं, वे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल के साथ ऊर्जा के अवशोषित कणों में परस्पर क्रिया कारण होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव में बनता है वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या कह रहा है 146? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है? कड़नकुलम तमिलनाडु में ही है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। कड़नकुलम जो है तमिलनाडु में है। काकरापार के बारे में बात करें तो गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा के बारे में यदि हम बात करें तो कैगा जो है मित्रों वो कर्नाटक में है, फ्रांस सरकार द्वारा बनाया गया है। महाराष्ट्र में जो है वो तारापुर वाला है, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 मई, 14 मई, 16 मई, 20 मई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दूसरे रूप में जो मनाया जाता है वो है 11 मई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें खोजकर्ता सही सुमेलित नहीं है? इंफ्रारेड, एक्सरे, पैराबैंगनी किरणें, गामा किरणें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो इंफ्रारेड FW हर्सेल ने बनाई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सरे WC रॉन्जन ने, पराबैंगनी W ड्रेटर ने और गामा किरणें हर्टज ने नहीं, बल्कि ये बनाई थी पॉल वियार्ड ने। किसने? पॉल वियार्ड द्वारा खोज की गई थी, यानी ऑप्शन डी हमारा ही गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ऑप्टिकल फाइबर संचार, तारों का प्रकाश, हीरे का चमक, नामरग मरीच का। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार, तो यदि हम यहाँ पे बात करें तारों का प्रकाश जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। हाइपरमेट्रोपिया का एक उपयोग करके ठीक किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस या बेलनाकार। हाइड्रोमेट्रोपिया जो रोग होता है मित्रों वो उसमें एक दूरदृष्टि नामक दूरदृष्टि दोष होता है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो यानी इस रोग को दूर हम उत्तल लेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने UPPCS का दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या
यानी 3 किया है और इससे पहले के दोनों टेस्ट पेपर हमारे YouTube चैनल में ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और बाकी के पेपर भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप यूपी PCS का पेपर जैसे कि 17 मार्च को है, आप उसकी तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग उसी को देखते हुए पेपर को लेकर आए हैं, तो आप इसे शीघ्र ही तैयार करें और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करें। इसके साथ ही दृष्टि IAS संस्थान के IAS के पेपर, CSET के पेपर भी शीघ्र अपलोड किए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसके साथ ही मित्रों, विज़न IAS और ध्येय IAS और संस्कृति IAS के पेपर हम लोग जल्दी अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम जुड़ें। और हमारा एक जो इसकी PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें दिया गया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन करें। और इसके साथ ही सिनेरियो IAS का एक हमारा प्रॉपर सिविल सर्विसेज बेस्ड चैनल ही है, आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करें और उसका भी लिंक हमारे चैनल में दिया गया है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।